ब्रह्मदक्ष अश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की क्लास स्टार्ट करेंगे। अपनी लास्ट क्लास में हमने प्रमेह, कुष्ठ और राज्यक्षमा इनके बारे में पढ़ा था। ये देखा था कि प्रमेह चिकित्सा, कुष्ठ चिकित्सा और राज्यक्षमा चिकित्सा में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। सुपरफिशियल बस एक हमने आइडिया लिया था। आज हम देखेंगे उन्माद, अपस्मार, छत्तक्षीण इनके बारे में। तो इनकी इंडेक्स निकालिएगा आप, चाहे आपके पास चक्रपाणी टीका हो या फिर आपके पास हिंदी वाली बुक हो, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे उन्माद चिकित्सा में सामान्य रूप से किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसा कि उसका नाम उन्माद चिकित्सा है तो उन्माद से रिलेटेड चीज़ें तो होंगी ही उसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया है, उन्माद के सामान्य निदान क्या है, संप्राप्ति क्या है, लक्षण क्या है, उन्माद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज उन्माद के निदान और उनके लक्षण बताए हैं। फिर आगंतुज उन्माद के निदान और लक्षण, फिर भूत उन्माद के निदान और लक्षण बताए गए हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हमें पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, वो कहीं ना कहीं उन्माद और अपस्मार इन दोनों के अंदर ही क्या हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे एंजाइटी हो गया या फिर मेमोरी लॉस हो गया या फिर एपिलेप्सी हो गया या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गई, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, वो वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके उन्माद और अपस्मार में आएगी। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझिए कि अगर आपको साइकोलॉजी समझनी है या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझना है तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे उन्माद और अपस्मार में। ठीक है, अभी मेरे पास एक पेशेंट जो चल रही हैं वो हैं उन्माद की। ठीक है, उनकी एज है 90+ में है उनकी एज। और जैसी जैसी चीज़ें इसमें बताई गई है ना कि वो बेवजह ही बातें करता है, हंसता है, वातज उन्माद में जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारे सिम्टम्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी कल ही उनके रिलेटिव का फ़ोन आया हुआ था तो उसमें वो बता रहे थे कि परसों रात जब उनकी मेडिसिन ख़त्म हुई और उनको मेडिसिन नहीं दी गई तो परसों रात से लेकर के कल शाम 8 बजे तक वो एक बार भी नहीं सोई हैं। और वो ऐसी ही बातें कर रही हैं, जैसे ये बोल रही हैं कि देखो वो छोटा बच्चा जल गया है, उसे बचाओ। फिर कह रही हैं कि देखो कोई मेहमान आए हैं, उन्हें आप खाना खिलाओ। मतलब वो जैसी जैसी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं वो वैसी वैसी चीज़ें ही उसमें कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन्माद, अपस्मार ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, उनके हेतु नहीं देखे होंगे, तो आप पेशेंट में एसेस भी नहीं कर पाओगे कि ये उन्माद ही है या अपस्मार है। अगर आप उन्माद को या फिर अपस्मार को सीधे एपिलेप्सी से कोरिलेट कर दो तो आप बस उतने ही दायरे में रुक जाओगे। ठीक है, अगर आपने उन्माद को उन्माद की तरह ही पढ़ा तो आप उन्माद और अपस्मार इन दोनों के अंदर जो है मॉडर्न सिस्टम की बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इनके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इन्होंने आगंतुज उन्माद के लक्षण बताए, भूत उन्माद के लक्षण बताए। फिर इन्होंने ये बताया कि देव आदि जो पुरुष हैं अगर इनका एंटर हो जाता है बॉडी में तो कैसे लक्षण आते हैं। गुरु आदि देव उन्माद के क्या लक्षण हैं, गुरु आदि से उन्माद के क्या लक्षण हैं। अब आप ये सोच रहे होगी कि देव उन्माद, गुरु आदि उन्माद, क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हाँ, ऐसी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलती है और हम उन चीज़ों को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमने ना संहिता पढ़ी है, ना हम वहाँ पे संहिता के अकॉर्डिंग डायग्नोस करने जा रहे होते हैं। हम क्या होता है कि पेशेंट आता है, वो अपने जितने भी सिम्टम्स बताता है, हम उसको एलोपैथ से कोरिलेट करते हुए सारी चीज़ें देखते हुए, उसका सिटी स्कैन, MRI, ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर उस तरीके से उसे ट्रीट करने लग जाते हैं। जबकि अगर पेशेंट हमारे पास आए तो हमारा पहला कर्तव्य यही है
कि हम उसकी रिपोर्ट्स को इग्नोर करें। पेशेंट आकर के डायरेक्ट आपसे यही कहता है कि मेरे माइंड में क्लॉट है, मुझे मुझे एपिलेप्सी है, या फिर मुझे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। वो ऐसे लिटरली वो ऐसे ही टर्म्स यूज़ करता है। तो आपको उसे ये बोलना है कि आप मुझे ये सारे सिम्टम्स मत बताइए, ना ही मुझे अपनी रिपोर्ट्स बताइए। आप मुझे ये बताइए कि आपको बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से उनसे क्वेरी करना स्टार्ट करते हैं, तब जा कर के आप कहीं आयुर्वेदिक तरीके से अपना डायग्नोसिस, अपना निदान आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल पेशेंट इतना एडवांस हो चुका है कि वो जाता है गूगल पे अपने सिम्टम सर्च करता है, और उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या फिर एलोपैथ डॉक्टर ने या फिर अदर डॉक्टर ने उसे जो मेडिसिन दी हुई होती हैं, उन मेडिसिन्स के बारे में वो सर्च करता है, और फिर उसके बाद अपना खुद का डायग्नोस बना करके आता है कि हाँ, कि मुझे पीसीओडी है, मुझे शुगर है, मुझे सीकेडी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे एंजाइटी है, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, मुझे फिस्टूला है, ठीक है, मुझे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। तो ये सारे डायग्नोस वो खुद से बना करके आता है, तो वो आकर के आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे अपने ट्रैक पे लाना है, और अपने ट्रैक पे लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनसे सिंपली ये बोलिए कि ये जो आप चीज़ें मुझे बता रहे हो ना, ये आप अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बता रहे हो कि मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे थायराइड है, मुझे पीसीओडी है, मुझे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। आप मुझे इन रिपोर्ट से अलग ये बताइए कि आपको एक्चुअल में बॉडी में क्या होता है। तो इसमें होता क्या है, पेशेंट अपने धीरे धीरे सिम्टम बताना स्टार्ट करता है, लेकिन सिम्टम बताते बताते अगेन वो अपने खुद के बनाए हुए डायग्नोसिस पे जाता है कि और इसके साथ मुझे शुगर भी है, मुझे बीपी भी है, मेरा बीपी इतना रहता है, ये है वो है। तो आपको क्या करना है कि उसको बीच में रोकते हुए उसको फिर से फोकस करना है कि वो उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो आपके साथ शेयर करे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप उसकी डीप हिस्ट्री लेते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें कुछ मानसिक हेतु मिलते हैं, कुछ शारीरिक हेतु मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फिर उसके हेतु मिलते जाते हैं। तो ये एक आपका क्राइटेरिया होना चाहिए पेशेंट को डील करने का। तभी आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि किसी में देव उन्मत्त का मिलेगा, किसी में गुरु आदि से उन्मत्त का मिलेगा, पितृ से उन्मत्त मिलेगा, गंधर्व उन्मत्त, यक्ष उन्मत्त, राक्षस उन्मत्त, ब्रह्म राक्षस उन्मत्त, पिशाच उन्मत्त, ठीक है। इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है। फिर इन्होंने क्या बताया है, इसकी असाध्यता बताई है उन्माद की, ठीक है, कि कब हम जानेंगे कि उन्माद जो है वो असाध्य है, उसके कुछ लक्षण बता दिए हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने संहिता नहीं पढ़ी होगी, तो फिर आप वहाँ पे कैसे एसेस कर पाओगे। पेशेंट तो आपको अपने लक्षण बताएगा, अगर आपने लक्षण पढ़े ही नहीं होंगे, आपने आप्त वचनों को पढ़ा ही नहीं होगा, तो उसको सुन करके आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये असाध्य की कंडीशन में है। आपने देखा होगा कि जो एलोपैथ के या फिर अदर पैथी के जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं, उसके सिम्टम्स देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसे बता देते हैं कि आपके पास जो है वो इतना टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने शास्त्र को पढ़ना है, जिससे कि हम अपने अकॉर्डिंग पेशेंट को ये बता पाएँ कि उसकी कंडीशन एक्चुअल में क्या है। फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने हमें उन्माद का चिकित्सा सूत्र बताया है, और इसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि उन्माद में हमें पंचकर्म चिकित्सा करनी चाहिए, और उसके बाद हमें औषध देनी है। यानी कि क्या, कि जो उन्माद का अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो उसमें पहले आपको पंचकर्म करना है, फिर उसके बाद आपने उसमें शमन चिकित्सा करनी है, यानी कि शोधन चिकित्सा इसमें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, एक तो इसमें हमें ये बताया है कि उन्माद चिकित्सा करने से हमें क्या बेनिफिट होंगे, औषध कौन सी यूज़ करनी है, अंजन का प्रयोग करना है, फिर उद्वेगजनक कार्य क्या क्या करने हैं, संज्ञा प्रबोधन द्रव्यों के बारे में बताया है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि उन्माद वाले पेशेंट में संज्ञा का नाश होने लगता है, तो उसकी संज्ञा को, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस को वापस लाने के लिए हमें कौन से ड्रग यूज़ करने हैं वो हमें बताए गए हैं। फिर आगंतुज अनुमाद जो है वो, उसकी चिकित्सा बताई है। फिर इसमें हमें कुछ रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि हिंगु आदि घृत, कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत,
महापैशाच्य घृत। तो 3 घृत इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि है हमारा कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, महापैशाच्य घृत। ये जो घृत के रेफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि महाकल्याणक घृत का रेफरेंस बताइए। ठीक है, या फिर आपको 3-4 घृत दे दिए जाएंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा घृत जो है वो उन्माद चिकित्सा में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो इसीलिए आपको जब आप इसकी विषय अनुक्रमणिका यानी कि इसकी विषय सूची पढ़ते हैं तो आपकी लिटिल बिट क्या होती है, छोटी छोटी तैयारी भी होती रहती है अपनी पीजी के लिए। इसके अलावा इसमें इन्होंने लहसुन आदि घृत, फिर ये बताया है कि उन्माद में पुराने घृत का प्रयोग करना बताया है। ठीक है, अब पुराने से कितना पुराना, 1 साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, ये सारी चीज़ें हम तब देखेंगे जब हम एक्चुअल में चैप्टर पढ़ रहे होंगे। फिर उन्माद में नशे और अंजन का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, फिर इसमें आया है हमारा धूम का योग बताया है। फिर इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो पैत्तिक उन्माद है उसकी चिकित्सा बताई है, उसमें भृंगण चिकित्सा, त्रासन चिकित्सा, त्रासन यानी कि क्या, उसमें डराया जाता है पेशेंट को। फिर इसके बाद इन्होंने इसमें सिद्धार्थक आदि अगध, सिद्धार्थक घृत, रक्त मोक्षण, उन्माद में आश्वासन चिकित्सा, प्रतिद्वंद चिकित्सा। ठीक है, फिर इसमें देव्यपाश्रय में क्या करना है, हमें रुद्र की पूजा का रेफरेंस आया है। ठीक है, अब रुद्र की पूजा का रेफरेंस आया है तो अगर आपके पास कोई उन्माद का पेशेंट आता है तो आप उसको रुद्र की पूजा करने के लिए बोल सकते हो ना। सिंपल अगर आपने उसको कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसको ओम चैंटिंग करने के लिए बोला या फिर सिर्फ आपने उसको शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए बोला, तो भी उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप तब तक एसेस नहीं कर पाएंगे जब तक आपने संहिता पढ़ी हो। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने ज्वर चिकित्सा पढ़ी थी, उसमें भी हमने देखा था कि उन्होंने देव्यपाश्रय चिकित्सा बताई हुई है। और ज्वर का तो आपको पता ही है कि ज्वर में मेनली विष्णु सहस्त्र मंत्र जो बोला जाता है वो है। इसी तरीके से उन्माद में अभी हमें क्या बताया है, रुद्र की पूजा। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि उन्माद में हमें प्रतिद्वंद चिकित्सा करनी होती है। प्रतिद्वंद चिकित्सा क्या, बदल बदल के चिकित्सा करना। ठीक है, कभी उष्ण द्रव्यों से, कभी शीत द्रव्यों से, इस तरीके से चिकित्सा करनी चलाती है प्रतिद्वंद चिकित्सा। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपस्मार चिकित्सा। ठीक है, तो अपस्मार में पहले उसकी ये बताया है कि अपस्मार की निरुक्ति क्या है, उसकी संप्राप्ति, उसके सामान्य लक्षण क्या है, उसके भेद क्या हैं। ठीक है, जैसे वातज हो गया, वातज अपस्मार होता है, पित्तज अपस्मार होता है, कफज अपस्मार है, सन्निपातज अपस्मार है। ठीक है, अपस्मार में वेग के आने का काल क्या है। ठीक है, अपस्मार में आपको पता है कि इसमें पर्टिकुलर वेग आते हैं, वेग आते हैं यानी कि इसमें 15-15 दिन के बाद अटैक आता है पेशेंट को, या फिर 1-1 महीने के बाद, या फिर 6-6 महीने के बाद, इस तरीके से इसमें वेग आते हैं। ठीक है, अपस्मार को अगर आपने समझना है तो अगर आपने कभी मिर्गी का या फिर एपिलेप्सी का अगर पेशेंट देखा होगा तो आप उसको समझ करके भी अपस्मार को आप समझ सकते हैं। लेकिन अपस्मार का मतलब सिर्फ एपिलेप्सी या फिर सिर्फ मिर्गी नहीं है, ये अपने माइंड से हटा करके चलिएगा। ठीक है, अपस्मार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है अपस्मार की चिकित्सा कर्म। जिस तरीके से इन्होंने उन्माद में हमें महाकल्याणक घृत, महापैशाच्य घृत ये बताए थे, उसी तरीके से इन्होंने अपस्मार में भी कुछ पर्टिकुलर घृत बताए हैं, जिसमें कि हैं पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीजी में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि महाकल्याणक घृत का क्या रेफरेंस है, क्या रोग अधिकार है, और पंचगव्य और महापंचगव्य घृत का क्या रोग अधिकार है। तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी है। फिर आता है कि अभ्यंग के लिए कौन कौन से सिद्ध तेल का यूज़ करना है वो बताया है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई अपस्मार का पेशेंट आ रहा है तो आपको उसे पर्टिकुलर मेडिसिन से सिद्ध किया हुआ तेल देना है अभ्यंग के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सिंपल आप उसे तिल का तेल भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद अपस्मार नाशक कुछ धूप बताए हैं। अपस्मार में उत्साधन, नश्य, अंजन ये बताया है। ठीक है, फिर ये बताते हुए लास्ट बताते हुए फिर उन्होंने अपस्मार में ही अतत्व अभिनिवेश, अतत्व अभिनिवेश जिसको कि सिंपली हम
ओसीडी से हम कोरिलेट इसे कर लेते हैं लिटिल बिट। तो उसके बारे में बताया है। फिर ये बताया है कि अपस्मार में हमें रसायनों का यूज़ करना है। ठीक है, अपस्मार में हमें रसायन का यूज़ करना है, ये बताते हुए इन्होंने इस वाले अध्याय को कंप्लीट करा है। तो अपस्मार से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें रिटन में तो पूछे ही जाते हैं, साथ साथ जो है इसमें इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मेरे से तो नहीं पूछा गया था, लेकिन मेरे साथ के जो कुछ बच्चे थे उनसे उन्होंने एपिलेप्सी के बारे में पूछा था। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि अगर वो आपसे एपिलेप्सी के बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर आपको एपिलेप्सी के बारे में लिटिल बिट थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है। मुंह से झाग आता है, पेशेंट को झटके से आने लगते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, एकदम से बेहोश होकर के गिर जाता है, अपने दांतों में जीभ को फंसा लेता है। ठीक है, सलाइवेशन उसके मुंह से होता है, झाग वगैरह निकलते हैं, उसे बेहोशी सी आती है। तो एक तरीके से उसमें क्या आती है, मूर्छा वाली कंडीशन आती है। ठीक है, तो अपस्मार में भी अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि वातज-उन्माद क्या है, पित्तज-उन्माद क्या है, कफज-उन्माद क्या है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वातज-उन्माद में क्या होता है, मुंह से जो झाग निकलता है वो अरुण वर्ण का होगा। इसमें पेशेंट जो है वो क्या होता है कि शीघ्र ही होश में आ जाता है। कफज वाले में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आता है। फिर वातज वाले में उन्होंने बताया है कि उसको वेग आने से पहले आँखों के सामने क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, और जब आप सिंपली पेशेंट से ये सारी चीज़ें पूछते हो ना, तो लिटरली वो आपको डिट्टो ऐसी ही हिस्ट्री देता है। बस गलती हमारी ये होती है कि एपिलेप्सी पेशेंट ने हमें बोल दिया कि मुझे एपिलेप्सी है, तो बस हम उसका सिटी स्कैन वगैरह देखते हैं, पूछते हैं कि सर में कभी कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी, फैमिली में तो किसी को कोई हिस्ट्री नहीं है, और बस इसी को ही फॉलो करते हुए कुछ उसकी माइंड को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन देने स्टार्ट कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो वातज उन्माद है, पित्तज है, कफज है या फिर आगंतुज है। ठीक है, ये किसी चीज़ का भी जाने बिना ही हम उसे मॉडर्न के डायग्नोसिस पे ही मेडिसिन देने स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें आगे से ऐसा नहीं करना है। ठीक है, शास्त्रोक्त तरीके से ही चीज़ें करनी हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो मैं बात कर रही थी इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी बहुत सारे बच्चों से ये पूछा गया था कि एपिलेप्सी में आप क्या करेंगे। तो अगर आपने अपस्मार चिकित्सा पढ़ी होगी तो वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जिस व्यक्ति को अपस्मार के वेग आते हैं उसको आपको क्या करना है, पहाड़ों पे, नदी किनारों पे नहीं लेकर के जाना है। नहीं लेकर के जाना है, क्यों नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि अगर उसे ऊंचाई पे या फिर नदी किनारे आप लेकर के गए हो और ऑन द स्पॉट उसे अगर वेग आ गए वहाँ पे, तो क्या होगा कि वो वेग आकर के गिरेगा तो अगर ऊंची पहाड़ी पे है तो वहाँ से गिर के नीचे उससे गिर करके उसकी डेथ होने के चांसेस है। अगर बहुत ऊंचाई पे है, अगर नदी वाले एरिया में है तो वहाँ पे भी उसकी मृत्यु के चांसेस हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या बताया है कि सबसे पहले तुम उसे सेफ प्लेस में लेकर के आओ। तो यही चिकित्सा जो है एपिलेप्सी की एलोपैथ में भी बताई जाती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेशेंट को सेफ एरिया में ला करके रख देना है। अगर वो आग के पास है तो वहाँ से उसे दूर ले जाओ, ऊंचाई पे है तो वहाँ से दूर ले जाओ, पानी के पास है तो वहाँ से दूर ले जाओ। इसके बाद उसमें उन्होंने क्या बोला है कि उसकी गर्दन को आपको थोड़ा सा टिल्ट कर देना है। टिल्ट कर देना है यानी कि अगर आप उसको सुपाइन पोजीशन में रखते हैं और गर्दन उसकी बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, थोड़ी सी टिल्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि उसके मुंह से जितने भी सिक्रीशन या फिर सलाइवेशन निकल रहे हैं वो क्या होंगे कि अगर वो स्ट्रेट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, तो क्या होगा, जितनी भी सलाइवेशन है हो सकता है कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाए और उसके रेस्पिरेशन को ब्लॉक करके उसको एस्फिक्सिया के थ्रू उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट कर देना है उसके फेस को, जिससे कि क्या है, जितना भी सलाइवेशन निकल रहा है, जितने भी झाग निकल रहे हैं, वो साइड से निकल के इधर गर्दन की साइड को आ जाए बाहर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है कि उसके मुंह में कोई गॉज पीस डालना होता है। गॉज पीस डालना होता है इन द सेंस मुंह में कुछ ऐसा कपड़ा डालना होता है। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, अगर किसी को मिर्गी आते हुए देखा है तो उसके मुंह में क्या करते हैं, चम्मच वगैरह फंसा देते हैं। क्यों फंसाते हैं, जिससे कि उसकी जीभ जो है वो दांतों के नीचे आकर के कटे ना, क्योंकि अगर उसकी जीभ कट जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, और उस टाइम पे उसे कोई होश नहीं होता है, तो वो ये सारी चीज़ें उसमें होने के चांसेस
मिलते ही हैं। फिर इसके बाद हमें क्या कराना होता है, क्योंकि उसकी संज्ञा का नाश हुआ होता है, तो उसकी संज्ञा को वापस से लाने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में उसे सॉक्स सूंघाए जाते थे, सॉक्स, ठीक है, मोजे सूंघाते थे, जूते सूंघाते थे। पता नहीं आपने प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी हैं कि नहीं देखी हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि हमारे आसपास ही एक भैया रहते थे, उनको क्या होते थे, ऐसे ही मिर्गी के अटैक आते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, जैसे सड़क किनारे कभी उनको अटैक आ गए हैं, तो सिंपली उनको क्या कराया जाता था, जो सॉक्स होते हैं, मोजे होते हैं, वो उन्हें सूंघाए जाते थे, जूते होते हैं वो उन्हें सूंघाए जाते, तो यानी कि एक तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, तीक्ष्ण नश्य दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी क्या बताया है, नश्य देने का रेफरेंस आया है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, हम नश्य देंगे तो नश्य आपको पता है नासा ही सिरसों द्वारा, तो सीधे वो जा कर के एक्ट करेगी और उसको होश आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, वचा चूर्ण का नश्य दे सकते हो, प्रथमन नश्य, शुंठी का चूर्ण का नश्य दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको अपस्मार ट्रीट करने के लिए नहीं है, ठीक है। अपस्मार में उन्होंने बताया है कि संज्ञा नाश हो जाता है, और आपने देखा होगा कि कभी कभी होता क्या है कि कोई इंसान सिंपली खड़ा हुआ है और अचानक से उसे चक्कर आए, वो गिर गया और बेहोश हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम एलोपैथ में देखें तो हम क्या कहते हैं, शायद इसका ब्लड सप्लाई कम हो गया होगा या फिर इसका बीपी लो हो गया होगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, बीपी वगैरह चेक करते हैं, और उसके बाद उसे नमक पानी चीनी का घोल बना करके उसे पिलाना स्टार्ट करते हैं, और वो ठीक हो जाता है। या फिर लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो होश में नहीं आ रहा होता है, तो हम उसे नश्य दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपस्मार पढ़ते हैं तो आपका अपस्मार के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते हैं, इसीलिए इसको पढ़िएगा अच्छे से कभी, ठीक है। बाद में हम लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आप लोग को भी अपने से इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने क्या बोला है, पंचगव्य इसका वर्णन आया है। फिर इन्होंने तत्व अभिनिवेश, इसके लक्षण वक्षण, इन सब का वर्णन करा है। फिर ये बताया कि अपस्मार में रसायन योगों का वर्णन करना है, ठीक है। मतलब कि रसायन योग जो हैं उनको आपको देना है पेशेंट के लिए। अब आप ये सोचिए, अगर आपने संहिता नहीं पढ़ी होगी तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि रसायन का प्रयोग आपको उन्माद में कराना है या फिर अपस्मार में कराना है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस में आपको पंचगव्य घृत देना है, किस में आपको महाकल्याणक घृत देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में ये पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, महाकल्याणक घृत, ये सारी चीज़ें आती तो हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको कहाँ यूज़ करनी है, ये तो जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से हमने उन्माद अपस्मार के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे क्षतक्षीण के बारे में, ठीक है। तो क्षतक्षीण चिकित्सा के बारे में हमें बताया गया है, क्षतक्षीण के क्या निदान हैं, क्षतक्षीण के क्या लक्षण हैं, क्या पूर्व रूप हैं, क्या साध्य असाध्यता में उसमें कैसे विचार करना है, उर्हक्षत में हमें लाक्षा आदि के योग देने हैं, ठीक है, ये हमें बताया गया है। अब आप ये बताइए कि क्षतक्षीण जो ये चिकित्सा आई है, इसमें जब अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो इसमें मेनली क्या आता है, उर्हक्षत का वर्णन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। उर्हक्षत यानी कि क्या, हमारा ये जो चेस्ट वाला रीजन है, इस वाले एरिया में इसमें वो देखने को मिलती है इंजरी। अब आप ये सोचिए कि अभी जो कोरोना होकर के गया है या फिर जो ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, उसमें भी जो मेन टारगेट ऑर्गन रहता है हमारा ये हमारे लंग्स, यानी कि हमारा उरहा प्रदेश, ठीक है, हमारा चेस्ट वाला रीजन। तो अगर आपने राज्यक्षमा चिकित्सा पढ़ी है, आपने क्षतक्षीण चिकित्सा पढ़ी है, तो चाहे आपके पास पेशेंट पोस्ट कोविड का आ जाए या फिर कोविड का आ जाए या फिर पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस का आ जाए या एक्चुअल ट्यूबरक्लोसिस का आ जाए, तो आप उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको क्या करना है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही डायग्नोस बनाना है, लेकिन कभी कभी पेशेंट जो अपने मॉडर्न डायग्नोस लेकर के आता है वो भी हमें हमारी चिकित्सा में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास ये हिस्ट्री लेकर के आ रहा है कि मुझे पोस्ट कोविड के बाद से ही ये चेस्ट में ये प्रॉब्लम है, कंजेशन रहता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो स्टिफनेस है चेस्ट वाले रीजन में, बलगम भी प्रॉपरली निकल नहीं पाता है,
और ये हमने अपना चेस्ट एक्सरे करवाया था तो इसमें ये दिक्कत बताई गई है, तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि अगर उसके एक्सरे में चेस्ट रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, मैं एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, पैथोलॉजिकली अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है उसके चेस्ट एक्सरे में, तो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर आप उससे उसकी हिस्ट्री लेना स्टार्ट करेंगे कि कभी आपको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं रहा है, ठीक है, या फिर कोविड तो नहीं रहा है आजकल, क्योंकि कोविड नया आया है जिसने कि लंग्स के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला हुआ था, ठीक है। तो जब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, कि हमें या तो ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री देंगे या फिर वो देंगे आपको उसकी पोस्ट कोविड की। तो उससे आपको एक डायरेक्ट एक आइडिया बन गया कि इसमें इसके लंग्स में इफ़ेक्ट आया है और छत छीण वाली कंडीशन है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें जो योग बताए गए हैं, जैसे कि ये लाक्षा आदि योग बताया है, एला आदि गुटिका बताई है, क्षार गुटिका बताई है, गुड़ अदरक बताया है, ठीक है, फिर स्वदृष्टा आदि घृत बताया है, अमृत प्राश बताया है, ठीक है, इसके अलावा नागबला आदि रसायन बताया है, ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसका यूज़ आप इजीली वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरी एक पेशेंट है जिसकी कि ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है पुरानी, मुस्लिम पेशेंट है वो, तो उसमें भी मैंने कुछ योग जो हैं छछीण के भी ऐड करे हुए हैं, जिसमें कि मैंने एक ऐसा योग यूज़ करा है जिसमें कि लाक्षा है, ठीक है। इसके अलावा जब आप अंदर चल के छछीण चिकित्सा पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक कॉम्बिनेशन भी बताया है जिसमें कि उन्होंने डाला हुआ है शतावरी, यष्टि मधु, ऐसे करके उन्होंने एक योग भी बताया हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने उसमें यूज़ करा हुआ है, तो उसमें भी उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने संहिता पढ़ी हुई है तो आप एक बहुत अच्छा डायग्नोसिस बना करके बहुत अच्छी चिकित्सा दे सकते हैं। जैसा कि हमारा जो ग्रुप है सतत संहिता अध्ययन का, उसका भी मेन पर्पस किसी पीजी एग्ज़ाम की या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराना नहीं है, उसका भी मेन पर्पस यही है कि हम संहिता बेस्ड आयुर्वेद चिकित्सा करें, ठीक है। तो इसीलिए ही वो तो बीच बीच में क्वेश्चंस आ जा रहे हैं ऐसे, इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा बहुत पीजी प्रिपरेशन का भी हिंट दे रही हूँ, वरना इस ग्रुप का कोई कहीं से कहीं तक कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि इसमें हम पीजी रिलेटेड ही बातें करेंगे, ठीक है। वो तो कुछ स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं फाइनल ईयर के, थर्ड ईयर के, जो कि पीजी देंगे आगे चल करके, इसीलिए बीच बीच में जो जो चीज़ें पीजी रिलेटेड आती हैं वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। तो आपको देखिए इसमें एक तो ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर उस क्षत क्षीण होने पर यानी कि उरह क्षत होने पे अगर किसी की रक्त की प्रवृत्ति हो रही है तो आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। अब मेरे पास जो ये पेशेंट आई थी, ये कंप्लेन लेकर के आई थी कि एक तो मुझे चेस्ट में कंजेशन रहता है, दूसरा क्या है कि मेरे खांसने में ब्लड आया था, ठीक है। तो जैसे ही उसने ब्लड की हिस्ट्री दे दी तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ट्यूबरक्लोसिस आए वो अच्छा है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में फिर जैसे आप उससे पूछते हो कि कहीं आपको टीबी तो नहीं है, तो वो क्या कहते हैं पहले थी, लेकिन अभी रिसेंटली हमने टेस्ट करवाया तो उसमें टीबी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है। तो वो जब ऐसे बोल देते हैं तो हमें भी लगता है कि चलो जब टेस्ट नेगेटिव है तो इसे क्या मेडिसिन देनी, छोड़ो कि फिर आप उसका सिंपली कोई वैसी ही मेडिसिन दे करके उसे हम भेज देते हैं। तो जबकि हमें करना क्या चाहिए, अगर पेशेंट हमें बता रहा है कि उसका ब्लड आया था तो सीधे हमारा दिमाग जाना चाहिए या तो छछीण की संप्राप्ति पे, राज्यक्षमा की संप्राप्ति पे या फिर रक्त पित्त की संप्राप्ति पे। अब हम 3 चीज़ों पे हमारा माइंड चले गया, पेशेंट ने कहा कि उसे ब्लड आया था और मुंह से ब्लड आने पे 3 चीज़ों पे हमारा डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस हमारा चले गया कि शायद या तो इसे राज्यक्षमा की कंडीशन है, शायद छछीण है या फिर रक्त पित्त है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसके हेतु निकालना स्टार्ट करते हैं। मैं इससे मेरा मतलब है कि हम पेशेंट से क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें उसके हेतु छछीण के हेतु से मैच करते हुए मिल रहे हैं, अगर हमें उसके हेतु रक्त पित्त से रिलेटेड मिल रहे हैं, अगर हमें उसके हेतु राज्यक्षमा से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये है कि पेशेंट ने आकर के हमें सिर्फ ये कहा कि मुझे एक तो ब्लड आ रहा है, दूसरा उसने बताया कि उसे पार्श्वशूल रहता है। पार्श्वशूल यानी कि ये जो हमारे साइड्स में जो
पेन होता है वो। और उसने फिंगर से प्रॉपर इंडिकेट करा था कि ये जो लंग का जो नीचे एपेक्स होता है वहाँ पे जा कर के उसने पेन बताया था अपना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करती हैं कि आप पेशेंट को कितना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद कितना आप उसे संहिता से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर इसमें देखिए छद्म में ही इन्होंने ये बताया है कि रक्त की अति प्रवृत्ति होने पे आपको पय पय यानी कि दूध का यूज़ करवाना है। ठीक है, अब दूध में भी किसका, गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँट का, या फिर इतने सारे 8 प्रकार के दुग्ध बता दिए हैं ना। अब उसमें से कौन सा दूध यूज़ करना है, उसके लिए अगर आपने सूत्री स्थान पढ़ा है तो डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाएगा कि इसमें हम यूज़ करेंगे अजादुग्ध का। ठीक है, क्योंकि अगर अजादुग्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा तो उसमें रक्त पित्त अतिसारघ्न ऐसे करके कोटेशन आई हुई है उसके लिए, कि वो क्या करता है कि रक्त को, पित्त को, अतिसार को इनका शमन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने पेशेंट को गाय का दूध पीने को बोलना है, भैंस का दूध पीने को बोलना है, या फिर बकरी का दूध पीने को बोलना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई इंसोम्निया का पेशेंट आया कि उसे नींद नहीं आ रही है, बहुत एंजाइटी रहती है, तो बस उसके डाइजेशन वगैरह को एसेस करते हुए, उसकी अग्नि को एसेस करते हुए सिंपली उसे माहिश दूध लेने के लिए बोलिए। माहिश दूध यानी कि भैंस का दूध। अगर आप देखेंगे चरक सूत्र 25 में, जिसमें कि अग्र द्रव्य बताए गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया है, माहिश दूध को स्वप्न जनानाम यानी कि नींद लाने वाले द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ बताया है माहिश दूध को, यानी कि भैंस के दूध को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने फिर यहाँ पे हमें स्वदृष्टा आदि घृत, एला आदि गुटिका, ठीक है, इस मधु आदि सर्पी गुड़, इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए इन्होंने इस अध्याय को समाप्त करा है। फिर इसके बाद उन्होंने वर्णन करा है शवथु चिकित्सा का। ठीक है, शवथु यानी कि क्या, शोथ। ठीक है, शवथु से शोथ यानी कि जो स्वेलिंग होती है, इडीमा होती है, उसको हम कंसिडर करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपने शवथु चिकित्सा पढ़ ली तो आपके माइंड से ये कॉन्सेप्ट निकल जाएगा कि जैसे ही आप अभी आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आपके पास कोई पेशेंट स्वेलिंग लेकर के आ रहा है, ठीक है, इडिमा लेकर के आता है, बाइपेडल इडिमा लेकर के आ रहा है, या फिर कोई स्वेलिंग लेकर के आ रहा है, तो डायरेक्ट हमारे माइंड में क्या जाता है कि कहीं इसे रीनल रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन तो नहीं है। लेकिन जब आप ये शवथु चिकित्सा पढ़ लोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो ये शवथु यानी कि जो शोथ होता है, उसका कारण हमेशा रीनल फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं होता है। उससे अदर भी बहुत सारे कॉज हैं जो कि ये बाइलेटरल एडिमा कर सकते हैं या फिर स्वेलिंग हमारी बॉडी में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने शवथु चिकित्सा में निज शवथु और आगंतुक शवथु इसके निदान बताए हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही पढ़ने से आपको क्या पता चल गया कि जो शवथु होता है यानी कि जो शोथ होता है वो दो तरीके का होता है, निज शोथ और आगंतुक शोथ। निज में आपको पता है कि दोषों के इम्बैलेंस से होगा। आगंतुक यानी कि क्या, कहीं आपको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए। आपने देखा भी होगा अगर कभी हम गिर जाते हैं या फिर हमारा गिर करके हमारा फ्रैक्चर हो जाता है हमारे हाथ में या पैर में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे शोथ हो जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो वही चीज़ तो अपने शास्त्रों में भी बताई गई है कि शोथ जो होगा दो तरीके का होगा, आगंतुक शोथ होगा और निज शोथ होगा। अब आप आगंतुक शोथ के बारे में जब आगे चल के पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि आगंतुक यानी कि क्या, चोट लगने से या फिर बाहरी किसी प्रहार से, किसी ने किसी को डंडा मार दिया, या फिर आपका खुद से ही सिर किसी खंबे में जा कर के लग गया, दरवाजे में जा कर के लग गया, तो सिंपली एक शोथ सा आ जाता है ना। तो उसका उन सब चीज़ों का वर्णन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर शोथ की संप्राप्ति बताई गई है। ठीक है, उसके पूर्व रूप बताए गए हैं, उसके सामान्य लक्षण बताए गए हैं।
अब देखिए जब उन्होंने शोथ के शवथु के पूर्व रूप बता दिए हैं, तो यानी कि क्या जो निज शोथ होता है जो कि दोषों के इम्बैलेंस से हो रहा है, जिसमें कि हम काउंट कर सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला और रीनल पैथोलॉजी वाला, इसमें हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके कुछ पूर्व रूप भी आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके सामान्य लक्षण क्या है, फिर वातज क्या होता है उसके लक्षण क्या है, पित्तज क्या है उसके क्या लक्षण होंगे, कफज क्या है उसके क्या लक्षण होंगे। जब आप इन शोथों के बारे में पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि कौन सा शोथ दिन के समय बलवान होगा, कौन सा रात के टाइम बलवान होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें एसेस करने में हेल्प रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, इसकी चिकित्सा बताई है, और चिकित्सा बताई है, ये बताया है कि जो वातज होता है उसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि जो शोथी होता है उसको कभी अतिसार तो कभी विबंध देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्वेशन करा होगा तो जिस बंदे के भी पैर में स्वेलिंग आती है, जिसको कि हम रीनल डिसऑर्डर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में हमें अमूमन ये देखने को मिलता है। मैं ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप सब ने ही मॉडर्न हॉस्पिटल्स में भी काम करा है, तो वहाँ पे आपने ये छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं, तो उन चीज़ों की हेल्प लेते हुए मैं आपको संहिता की तरफ लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर रीनल पैथोलॉजी का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें क्या होती है, बाइपेडल हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि आपकी स्वेलिंग क्या रात और दिन में कभी कभी ये घटती बढ़ती है क्या, तो उसमें से कुछ कुछ पेशेंट बताते हैं कि हाँ, कि दिन भर हमारी स्वेलिंग ठीक रहती है, रात में स्वेलिंग आ जाती है। कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि रात में बिल्कुल स्वेलिंग नहीं होती, सिर्फ दिन दिन के समय में रहती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार ऐसे कैसे हो रहा होगा, लेकिन अगर हमने चरक को पढ़ा है, समझा है, चरक का अध्ययन करा है, तो हम कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि इसका शोथ अगर दिवा बली है या रात्रि बली है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें दोषों का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा और हमें चिकित्सा करने में ही हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि शोथी को अतिसार और विबंध में क्या करना चाहिए। तो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें कि स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग की जब आप उनकी हिस्ट्री ले रहे होते तो कुछ पेशेंट बताते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, कुछ बताते हैं कि उन्हें लूज़ मोशन है। तो इसी को ही आप इस तरीके से देखिए कि कुछ पेशेंट आपके पास आते होंगे रीनल डिसऑर्डर के या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, जो कि ये बोलते होंगे जब आप उनकी हिस्ट्री लेते होंगे, किसी को तो कॉन्स्टिपेशन होता होगा, किसी को होता होगा लूज़ मोशन या फिर नॉर्मल पॉटी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यूरिन की बात करें तो किसी में तो क्या होता है, टोटल एनयूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, किसी में पेशेंट क्या है बार बार जा रहा होता है यूरिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर इसके बाद देखिए उन्होंने ये बता करके हमें कुछ योग बताए हैं, जैसे गंडीर आदि अरिष्ट, अष्टशत अरिष्ट, पुनर्नवा आदि अरिष्ट। आपने अपनी प्रैक्टिस में यूज़ भी करा होगा, कोई भी स्वेलिंग का पेशेंट आता है, फर्स्ट चॉइस क्या होती है आयुर्वेद डॉक्टर की, पुनर्नवा पुनर्नवा अरिष्ट दे दो, पुनर्नवा आसव दे दो, या फिर पुनर्नवा की कोई प्रिपरेशन दे दो। इवन पुनर्नवा तो इतना फेमस है कि पेशेंट उसे खुद से भी यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो पुनर्नवा अरिष्टि के बारे में इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने गुड़ अदरक का प्रयोग बताया है, फलत्रिक आदि अरिष्टि का बताया है, गुड़ अदरक का बताया है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है शिलाजतु का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलती हुई आ रही हूँ कि शिलाजीत जो है वो सिर्फ सेक्सुअल पावर इन्हेंस करने के लिए नहीं है। ठीक है, लास्ट हमने देखा था गुल्म में भी उसका रेफरेंस आया हुआ था, और आज अगेन इसका रेफरेंस आ गया है हमारे शोथ की कंडीशन में कि शोथ में हमें शिलाजतु का यूज़ कैसे करना है। फिर इसमें आया है कंस हरित की, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, रेफरेंस पूछा जाता है हर जगह, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिटर्न देने जाएं या फिर आप उसका इंटरव्यू देने जाए, ये पूछा जाता है कंस हरित की। तो कंस हरित की का रोग अधिकार है हमारा शवथु चिकित्सा यानी कि शोथ। ठीक है, इससे पहले अगर आपको गुल्म चिकित्सा की याद होगी तो वहाँ पे हमने देखा था कि गुल्म चिकित्सा में आया है दंती हरित की। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है एंड तक जो है कन्फ्यूज़न में ही बने रहते हैं कि किस में कंस हरित की आया है, किस में
दंती हरित की आया है, अभी एक चित्रक हरित की भी आएगा आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती है। तो दंती हरित की आया है हमारे गुल्म में, कंस हरित की आया है हमारे यहाँ पे शवथु चिकित्सा में। फिर इसमें पटोल मूल आदि क्वाद देने के लिए बोला है, चित्र आदि घृत देने के बोला है, जीवंती आदि यवागु देने के लिए बोला है। फिर हमें ये बताया है कि शोथ में क्या क्या चीज़ें पथ्य होती हैं, क्या अपथ्य है ये बताया है। फिर इसके बाद इन्होंने अलग तरीके की कुछ और व्याधियों का भी वर्णन करा है, जिसमें कि हमें शोथ देखने को मिलता है स्थान भेद से, जैसे सिरह शोथ हो गया, शालूक हो गया, विडालिका, तालु विद्रुदी, गलगंड हो गया। अब गलगंडी जैसे कि हमारी ये जो गॉइटर वाली कंडीशन है, गॉइटर यानी कि क्या, ये हमारी जो थायराइड है इसमें अगर स्वेलिंग आ जाए, यानी कि गलगंडी यानी कि शोथ आ जाए इसमें, उसका वर्णन करा है। इनके चिकित्सा क्या होनी चाहिए वो बताया है। ग्रंथि रोग का वर्णन करा है, ग्रंथि के बाद अपची, अर्बुद, इन सब चीज़ों का वर्णन करा है। फिर मसूरिका का वर्णन करा है। फिर भग्न, मूत्र वृद्धि, मेदोज वृद्धि। मूत्र वृद्धि यानी कि क्या, प्रोस्टेट वाली जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो कुछ इससे मैच करती है। फिर इसमें इन्होंने भगंदर के लक्षण, भगंजर की चिकित्सा, शलीपत के लक्षण, उसकी चिकित्सा, ये सारी चीज़ें बता करके इन्होंने चैप्टर को समाप्त करा है। ठीक है, तो इसमें से आपको एक तो ये याद रखना है कि भगंदर का वर्णन चरक ने कहाँ करा है, शवथु चिकित्सा में करा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं। फिर उसके बाद शलीपद यानी कि हाथी पाँव का वर्णन कहाँ करा है, वो भी करा है शवथु चिकित्सा में। तो आप ये सोचिए कि अगर आप आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह पढ़ेंगे तो आपके पास कितना ज़्यादा ब्रॉड है सोचने के लिए। उन्होंने चैप्टर का नाम रखा है शवथु चिकित्सा, और आपको कितनी सारी चीज़ें, कंडीशन बता दी है उन्होंने, सारी वो कंडीशन इन्वॉल्व कर ली है उसमें, जिसमें लिटिल बिट कहीं ना कहीं शोथ देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप फिस्टुला की कंडीशन देखेंगे तो फिस्टुला में भी जो एनोरेक्टल रीजन होता है उसमें भी तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट शोथ देखने को हमें मिलता ही है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए अगेन मैं फिर से कहूँगी, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे उदर चिकित्सा से, कि आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से पढ़िए, एलोपैथ को एलोपैथ की तरह से पढ़िए। ठीक है, इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। नहीं तो क्या होगा, आप फंसते रहेंगे, आपके दिमाग में यही चलते रहेगा, अगर कोई स्वेलिंग का पेशेंट आ गया है, चलो इसके रीनल इन्वेस्टिगेशन करवा लेता हूँ या फिर इसका कुछ करवा लेता हूँ, बाकी के टेस्ट करवा लेता हूँ, शायद इसको ये प्रॉब्लम हो। लेकिन एक्चुअल में जब आप आएंगे तो उसको हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम ना निकल के सिंपल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो डायग्नोस बनना था वो उसका बन जाए। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं एंड करेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।